हेलो एवरीवन, करियर विल गपशप, बातें होंगी गंभीर विद संदीप शर्मा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हैं पहाड़ों में। जी हाँ, आज हम एक ऐसी स्टेट में हैं जिसका गेस आपको करना होगा। मैं हिंट दूंगा आप लोगों को। इस स्टेट को 3 डिवीजन्स में बांटा गया है और इस स्टेट की यूनिवर्सिटी की खास बात है कि बहुत ही कम ड्रॉप आउट रेट है स्टूडेंट्स का, एंड फेमस है एप्पल्स के लिए। देवभूमि कहा जाता है। लगता है अभी आपने अंदाजा लगा लिया होगा। किसी ने मुझसे पूछा खूबसूरती क्या होती है। मैंने चुपके से एक पेज पर, एक कागज पर हिमाचल लिख दिया। जी हाँ, हम हैं हिमाचल प्रदेश में और आज हम हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सर के साथ में, जिनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू संदीप, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, ये करियर गपशप जो इनिशिएट किया गया है करियर की तरफ से, इसमें गपशप बेशक है लेकिन बातें हम गंभीर करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। सर, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप कैमरा में देखकर बच्चों को ना एक बार अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। संदीप, मैं इसी शहर का पला बड़ा हूँ। शिमला में ही पैदा हुआ और मेरी बेसिक एजुकेशन भी यहीं से हुई है। ग्रेजुएशन तक मैंने अपनी यहीं से पढ़ाई की। उसके बाद 1 साल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एक कोर्स किया। उसके बाद मैं यहाँ से दिल्ली विश्वविद्यालय चला गया, वहाँ से एक मास्टर्स डिग्री की और उसके बाद फिर वापस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय आया, जहाँ पे मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री, एमफिल डिग्री और पीएचडी डिग्री की है। और 2007 से लेकर मैं हिमाचल प्रशासनिक सेवा में थी और अभी मौजूदा समय में रजिस्ट्रार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पद पे कार्यरत। सर, रजिस्ट्रार जो पद है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के बिहाफ पर, कि जो किसी भी यूनिवर्सिटी में जो रजिस्ट्रार का जो पद होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। संदीप, 2 तरीके मुझे लगता है देखते कि अगर तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एंगल से, तो शायद रजिस्ट्रार कोई मेन स्ट्रीम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पद नहीं है, क्योंकि आप मेन स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन से हटके एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम राइट। पर अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो वहाँ पर एक पद है जो वाइस चांसलर है, जो कुलपति है। और हिमाचल प्रदेश अधिकतम विश्वविद्यालयों में कुलपति होते हैं। यहाँ पर एक प्रति कुलपति प्रो वाइस चांसलर है और उनके नीचे रजिस्ट्रार है। सो रजिस्ट्रार अगर प्रति कुलपति है तो उन 2 लोगों के लिए डायरेक्टली अकाउंट होता है, और अगर कुलपति है तो सीधा उनके लिए। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के एक्ट्स देखें, स्टैट्यूट्स देखें, तो उसमें the face of the university or the officer representing the university is the registrar. Okay. So for all intent and purposes, the registrar is the person who represents the university. So much so कि भारत सरकार और UGC जो इस यूनिवर्सिटीज़ के केस में is the controlling authority. So उनके वहाँ पर भी अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, so it is constitute to be more authentic if it comes with the signature of registrar. Okay. और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस है यूनिवर्सिटी के, वो तो रजिस्ट्रार को ऑब्वियसली बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव साइड्स हैं तो वो तो उनको करना ही है। सो इन अ वे जो रजिस्ट्रार है वो 2 तरीके के काम कर रहे हैं। एक जो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसको हेड कर रहे हैं, एंड देन असिस्टिंग द वाइस चांसलर और रिपोर्टिंग टू वाइस चांसलर। और जो टीचिंग मैटर्स है, हालांकि वो डिसाइड करने वाली अथॉरिटीज अलग है, बट उसमें भी वो असिस्ट कर रहे हैं वाइस चांसलर को। तो 2 तरीके की जिम्मेदारी है। तो सेनापति बोल सकते हैं। हाँ, अगर वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर का सेनापति कहा जाए तो ठीक रहेगा। बिल्कुल। सर, सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बारे में ही बात करते हैं। मैं पूरा नेट पर सर्च कर रहा था और ये सबको पता भी है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का ना स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेट बहुत कम है।
जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मतलब ऐसे क्या क्या आप तरीके अप्लाई करते हैं और किस तरह से स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि एडमिशन लेने के बाद पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं? संदीप, मुझे लगता है इसके पीछे 2 वजह हैं। सर। अगर आप एजुकेशन शुरू से लेकर देखें, शुरू मतलब अगर आप पहली कक्षा से लेकर एजुकेशन को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तक देखें, तो वहाँ पे भी आपको सिर्फ 10वीं क्लास के आसपास ड्रॉप आउट रेट दिखता है, और एक ड्रॉप आउट रेट जो है 5 क्लास के आसपास नजर आएगा। मैं इस पोस्ट से पहले मुझे अवसर मिला निदेशक प्रारंभिक शिक्षा में काम करने का। तो जब आप ड्रॉप आउट को एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा एक ड्रॉप आउट जो शुरू में आता है वो आता है बिकॉज ऑफ दी माइग्रेंट लेबरर्स। हिमाचल में भारी संख्या में आते हैं लोग, झारखंड से आते हैं, बिहार से आते हैं, नेपाल के बहुत सारे लोग यहाँ पर है। तो उनका कुछ इस तरीके का रहता है कि वो आज अगर यहाँ पे है, कुछ सड़क पे काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो अगर अगले महीने कहीं चले गए तो वो बच्चा जो है स्कूल को छोड़ देगा। करेक्ट। तो अगर उस बच्चे को ट्रैक किया जाए तो शायद वो ड्रॉप आउट नहीं काउंट होगा, बट वो ड्रॉप आउट एक रेट जो है रिफ्लेक्ट होता है शुरू की क्लासेस। 10th क्लास के आसपास ड्रॉप आउट रेट रिफ्लेक्ट होता है क्योंकि वहाँ पे बच्चे मेन स्ट्रीम से हट के कोई ITI करने चला जाएगा, कोई पॉलिटेक्निक करने चला जाएगा, इस तरीके से वहाँ थोड़ा सा ड्रॉप आउट रेट है। ठीक है। पर हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट ना होने के पीछे 2 वजह है। एक पहली वजह है जो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल जो है वन ऑफ दी हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम जो है वो कंट्री में रहता है, मस्ट बी इन फर्स्ट 5 और 6, नॉट डेटा इज वेरी एक्यूरेट, बट वन ऑफ दी हाईएस्ट इन द कंट्री। सो उसकी वजह से यहाँ पे इकोनॉमिक डेप्रिवेशन जो है वो कम है। तो ऐसी कोई वजह नहीं कि बच्चा इकोनॉमी की वजह से ड्रॉप आउट कर जाए, पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं है, वैसी स्थिति नहीं है। फीस भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 8वीं क्लास तक तो स्कूल में खैर वैसे ही फीस कम है, और अगर आप हिमाचल यूनिवर्सिटी की फीस भी देखेंगे तो वो भी फीस बहुत कम है यूनिवर्सिटी में पढ़ने की भी। तो एक वजह वो है, और दूसरा यहाँ पे अवेयरनेस काफी ज्यादा है लोगों में, मतलब पीपल हैव अंडरस्टूड और द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड कि अगर आपको अपने लिए एक भविष्य तैयार करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस जो है वो बच्चों की एजुकेशन पर है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है वो एक मेन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, तो बिजनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा नहीं है, पर सर्टेन एरियाज में है। तो इसीलिए बच्चे फिर पढ़ाई करते हैं अपने लिए, कोई यूनिवर्सिटी में JRF या कोई नेट निकाल के वो करना चाहता है, किसी को फेलोशिप मिल जाता, कोई और फेलोशिप, किसी को स्कॉलरशिप मिल जाता, कोई एग्जाम की तैयारी करता है। तो इसलिए बच्चे उस पढ़ाई के टच में रहते हैं, इसलिए ड्रॉप आउट रेट कम है। तो आई थिंक जहाँ तक गवर्नमेंट का भी एक रूल है, बट द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट, द सिचुएशन इन द स्टेट, द एम्प्लॉयमेंट पैटर्न इन द स्टेट, दैट आल्सो हैज अ रोल। उस वजह से ये ड्रॉप आउट रेट। तो सर, डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा एज ए रजिस्ट्रार कैसे डिफरेंट हैं बाकी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से? यहाँ पे आई लाइक टू डिफर। मतलब मैं इंटरव्यू जो बच्चे इस पॉडकास्ट में सोचेंगे भी, मैं उनको भी कह देता है, आई एम वेरी वेरी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। अगर मेरे पास कोई सफलता हो भी और कोई उसको भी देखे और कोई कहे कि अरे तो इन्होंने तो सफल होना ही था, ऐसा था वैसे, तो वैसी कोई बात नहीं है। अगर कोई सफलता मिली भी है तो वो सफलता प्योरली मेहनत के दम पर मिली, और बिकॉज बैकग्राउंड भी बहुत हम्बल है, वैसा भी कुछ नहीं था, एजुकेशन भी कोई बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, पढ़े इतनी अच्छी जगह से तो सफल तो आपने होना ही, वैसी वाली भी कोई स्टोरी नहीं। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हार्ड और ऑल बिकॉज ऑफ द वर्क दैट आई हैड पुट इन, उसका जो परिणाम मिला वही। तो नॉट एट ऑल डिफरेंट, पर हाँ ये ज़रूर है कि आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, जहाँ भी हो सकता था, जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिली कि कुछ कोशिश कर ली जाए, चेंज करने की कुछ कोशिश की जाए, कुछ मेहनत कर ली जाए। तो नॉट एट ऑल डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, बट आई कैन से डिफरेंट इन वन वे दैट आई हैव बीन ट्राइंग एज हार्ड एज आई कैन विद इन द लिमिटेशंस, कि उसके अंदर कुछ बेहतर किया जाए। तो उसमें वो यूनिवर्सिटी हो या इससे पहले की जो भी पोस्टिंग हो, सो आई हैव ट्राइड टू कंट्रीब्यूट इन व्हाटएवर वे आई कुड कंट्रीब्यूट। सो आई विल नॉट से। सर, जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं यूनिवर्सिटी से, थोड़ा सा मुझे एक इंसाइट मिल सकता है कि कितने % लोग गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं, कितने बिजनेस में जाते हैं, कितने प्राइवेट जॉब्स में जाते हैं, इस तरह का कुछ? हिमाचल प्रदेश? हाँ, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हिमाचल में बिजनेसेस तो बहुत कम है। ठीक है। कुछ तो है जिन लोगों के अपने रन बिजनेसेस है, फैमिली रन बिजनेस। ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है कितने % लोगों का, बट अगर आप वैसे भी एक ओवरऑल पता होता है ना कि वैसे ही अगर आप शहर में घूम ले तो पूरे जैसे शिमला ही है, तो शिमला में मुझे लगता है सिटी के अंदर अगर बात करूँ तो सिटी के अंदर शायद कुछ 1000-1500 के आसपास होटल होंगे टोटल, छोटे सारे जोड़कर, बेड एंड ब्रेकफास्ट, होम स्टे, और जो होटल्स है उनको जोड़ लीजिए। तो उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो कुछ फैमिली रन बिजनेसेस हैं। तो अगर मैं 1500 होटल 1500 फैमिली से मालूम, तो 1500 फैमिलीज के पास अपने रोजगार, वो छोटा है या चाहे बड़ा है। पर जो शिमला डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन होगी इस समय, हम शायद 78 लाख के आसपास, अभी जो सेंसस होगा 78 लाख के आसपास हमारी पॉपुलेशन है। तो मोटे मोटे आपको 80 लाख
तो अगर 80 लाख पॉपुलेशन होगी तो 80 लाख पॉपुलेशन को अगर मैं वैसे डिवाइड कर दूँ सब जिलों में तो 5-5 लाख पर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन आप करेक्ट है। तो 5-5 लाख पॉपुलेशन में अगर 1500 परिवार के पास जो है अगर वो होटल आ गया या बिजनेस आ गया तो बाकी के पास शायद ऐसा नहीं होगा। तो मुझे लगता है शायद मतलब अगर मैं एक बॉल पार्क एस्टिमेट भी करूँ तो मुझे लगता है मोर देन 60-70% ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट हैव एनी बिजनेस, और वो वैसा बिजनेस जो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल हो, जिसपे आप ये कहें कि इसी बिजनेस को कर ले तो आपका जीवन यापन अच्छा हो जाएगा, उसमें बहुत स्कोप है। तो इसीलिए यहाँ पे जो टेंडेंसी है वो लोगों की गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा है, बल्कि बहुत ज़्यादा है मैं कहूँगा। और एक ऐसा आंकड़ा मुझे कुछ समय पहले का याद आता है कि हिमाचल में अगर पूरे कंट्री को देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है दैट इज हाईएस्ट इन द कंट्री इन हिमाचल प्रदेश। ओके, हाईएस्ट पॉपुलेशन हमारी गवर्नमेंट सर्विस में है। क्या बात। बिकॉज बाकी एवेन्यूज कम है, थोड़ा बहुत हॉर्टिकल्चर है, वो भी कुछ सर्टेन एरियाज में है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल सिरमौर है, सोलन है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रिक्ट होना है, उसके अलावा तो वो बहुत कम है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल बेल्ट्स भी प्राइमरीली यही है। तो उसके अंदर इनको छोड़ने के बाद जो जगह बची उन जगहों पे गवर्नमेंट सर्विसेज परहैप्स दी ओनली सर्विस, और कुछ जो यंग जनरेशन है उनमें से कुछ एंटरप्रेन्योर भी हैं जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया है, बट अगेन द नंबर इज वेरी। तो सर जब गवर्नमेंट जॉब में जाने वाले जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, तो नो डाउट यूनिवर्सिटी भी उनके लिए कुछ ना कुछ हेल्प देती होगी, है ना। सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन है इस चीज़ पे कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, बैंक की, यूपीएससी की, उनको आप क्या सलाह देते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ ही उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, या फिर एक जगह फोकस रख के ग्रेजुएशन करें पहले, उसके बाद फिर 1 या 2 साल तैयारी करें अलग से, फिर जॉब लें? संदीप बड़ा डिफिकल्ट है ऐसा क्वेश्चन। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट मैं एक इन जनरल चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आपने तो सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। संदीप मैं अगेन आई लुक एट इट फ्रॉम 2 पर्सपेक्टिव्स। मैं इनफैक्ट अगर पूरा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप देखूं, बिकॉज मैं बहुत साल मेरा कंपटीशन से वास्ता रहा। करेक्ट। 1998 जब नेशनल डिफेंस एकेडमी का मैंने एग्जाम क्रैक किया था, एंड लकीली इट सो हैपेंड आई वाज ऑल इंडिया रैंक 5 फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम। वो मेरे जीवन का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और एज भी सिर्फ 16 साल की। एंड यू आर ऑल इंडिया रैंक 1 इन सीडीएस आल्सो। 2004 में सीडीएस ऑल इंडिया रैंक 1 में रहा। तो जब वो 1998 से लेकर 2009 तक जब आईएएस का एग्जाम क्लियर हुआ और मुझे रैंक 421 मिला था इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टमर सेंटर एक्साइज, तो वो जो पीरियड था तकरीबन 11 साल का पीरियड, उस 11 साल के पीरियड में मैं लगातार कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहा, टच में रहा, एग्जाम ऑलमोस्ट रेगुलरली देता रहा, और कुछ सफलताएं भी प्राप्त होती रही कि मुझे ऑलमोस्ट 13 जॉब्स करने को मिली। क्या बात। जो सिलेक्शंस मिली 13 जॉब्स। इन दैट सेंस आई वाज फेयरली लकी। तो 13 जॉब्स मिली, और जिस वजह से मैं 2 जॉब्स मैंने की। एक मैं स्कूल में टीचर रहा, मैं 1 साल 1 महीने में एक सरकारी स्कूल में टीचर रहा, और उसके बाद में हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो ये बड़ा एक मुश्किल सा सवाल है कि क्या ग्रेजुएशन के साथ साथ एग्जाम की तैयारी कर ली जाए, कि आप थोड़ा सा समय को उस ग्रेजुएशन से बचा लीजिए और कॉम्पिटिटिव एज ए सब्जेक्ट, और फिर ये सोच लीजिए कि जैसे ग्रेजुएशन खत्म होगी, जैसे आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी, आप वैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, यूपीएससी जो भी आप एग्जाम तैयारी करें वो आप क्रैक कर लेंगे, तो आप 23-24 साल में आईएएस आ जाएंगे। एक सोचने का तरीका ये, और एक सोचने का तरीका है कि पहले जो ग्रेजुएशन करते हैं उसी को अच्छे से कर लेते हैं, और फिर उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आएंगे। बातें सोचने की दोनों ठीक हो सकती है। हालांकि अगर मुझसे पूछा जाए कि दोनों में से क्या बेहतर है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत समय रहा, बड़े सारे लोग जो जिन लोगों को बहुत जल्दी छोटी उम्र में सफलता प्राप्त हुई, जिनके बारे में मैंने पढ़ा, जिनके साथ में रहा है, जिनको मैंने देखा, तो मुझे लगता है कि अगर आप ग्रेजुएशन एज एन अगर आप BA, BSc, BCom इस टाइप का कुछ कर रहे हैं, और अनलेस आप किसी बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से कोई कोर्स कर रहे हैं कि जो आपको टाइम ही नहीं छोड़े पढ़ने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं IITs में पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपका अपना ही वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है शायद आप समय ना निकाल पाते हो। पर अगर आप BA, BSc या कोई भी कोर्स कर रहे हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि आपको कहीं फर्स्ट ईयर के आसपास आकर ही तय कर लेना चाहिए कि मुझे इवेंचुअली पढ़ना क्या है, मुझे सब्जेक्ट रखना क्या है, मुझे जो भी एग्जाम देना है, आप SSC पढ़ना चाहते हो तो वो कर लीजिए, आपको UPSC देना है तो वो सोच लीजिए, आपने CDS की तैयारी करनी तो वो सोच लीजिए। तो आपको समय जो है ना वो डे टू डे बेसिस पर आप दिन में 1 घंटा निकाल लें, 2 घंटा निकाल लें, हफ्ते के घंटे फिक्स कर लें, कई बार हर रोज समय नहीं निकल, मतलब उसको भी एक सब्जेक्ट मान लें, उसको एक सब्जेक्ट मान लें और तैयारी शुरू करते हैं। ये एक फैक्ट है कि जब मैंने पहली बार तैयारी करनी शुरू की तो हम पढ़ते थे कि जी भारत की जो पॉपुलेशन है वो 102 करोड़ है,
आज की डेट में अभी जब नया सेंसस होगा तो मुझे लगता है 150 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन आने वाली है। 142-45 करोड़ तो बहुत सारे लोग हिसाब से एक्स्ट्रापोलेट करके कह रहे हैं। मुझे लगता है हमकी 150 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन होगी। तो उतने समय में 48 करोड़ लोग बढ़ गए हुए हैं। सो कंपटीशन बढ़ गया हुआ है, तो चीजें चेंज हो गई। तो अगर आप अब ये सोचें कि मैं ग्रेजुएशन पढ़ने के बाद फिर सोचेंगे, फिर तय करेंगे, तो वो एक बड़ा मजाक की बात कही जाती है। किसी से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि व्हेन डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द यूपीएससी? तो उसने कहा सर सिंस माय चाइल्डहुड। तो उन्होंने कहा व्हेन डिड योर चाइल्डहुड कम? ही सेड सर आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी करनी शुरू करनी है, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी, बिकॉज कंपटीशन एवरी डे इज इंक्रीजिंग। हालांकि अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो हो सकता है आप 6 महीने में तैयारी करके कभी भी निकाल दें, बट वो चांसेस कम रहते हैं, बड़ी माइनॉरिटी के लिए वो रूल लगता है। जितने भी हम एग्जांपल्स देखते हैं कि सबसे कम एज का आईपीएस ऑफिसर लग गया है, आईएएस ऑफिसर लग गया, तो वो यही होते हैं जिनको 12th के बाद ही अच्छी गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ही आपका जो भी कोर्स है, अगर आपका गोल यूपीएससी है तो फिर उस पर फोकस कीजिए। फिर आप ग्रेजुएशन वैसे सब्जेक्ट रखिए जो आपको यूपीएससी की तैयारी करेंगे या जो भी आपकी तैयारी सर। वो ग्रेजुएशन के साथ साथ एक तैयारी करनी शुरू करती थी। जब आपकी ग्रेजुएशन खत्म हुई तब तक लेटेस्ट से यू आर 50-60% रेडी। हाँ एग्जैक्टली। देन यू गेट अनदर 1 ईयर। उस 1 ईयर में यू मेक इट योर फिनिशिंग चाहिए बस, और आपने अपने आप को गार्निश किया अच्छे से, पॉलिश किया, एंड देन यू आर रेडी। फिर हो सकता है आपको पहले पन्ना में सफलता मिले ना मिले, लेकिन इस तरीके से आपकी सफलता के चांस थोड़े से बढ़ जाए। तो सर जब आपका ऐसा थॉट प्रोसेस है और इसी थॉट प्रोसेस से कम एज के लोग टॉपर भी बनते हैं और जॉब में भी जाते हैं, और कहते हैं ना कि हम जितनी जल्दी जॉब लग जाते हैं ना, हमारी लाइफ का करियर ग्राफ उतना ही ज़्यादा पीक पकड़ता है। जितना लेट होते हैं उतना ज़्यादा सारी चीज़ें लेट हो जाती हैं। तो फिर जब ऐसा थॉट प्रोसेस के साथ आप चल रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी में भी कुछ ऐसा प्रोविज़न है, बच्चों की हेल्प की जा रही है, ऐसा कुछ? यूनिवर्सिटी में वैसे देखिए, यूनिवर्सिटी जो है वो प्राइमरीली एक इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन है। करेक्ट है, टेक्निकली। हाँ। और उसका काम अगर ठीक से देखा जाए तो बच्चों को इस तरीके की तैयारी करवाना नहीं है। हाँ करेक्ट है, वो तो एक एक्स्ट्रा एड है। पर यूनिवर्सिटी फिर भी एक यूनिवर्सिटी में एक सेंटर चलता है प्री एग्जामिनेशन कोचिंग सेंटर के नाम से। अच्छा। PECC। सो वो कुछ एग्जाम्स की तैयारी कराता है, जिसकी इनफैक्ट उस एक एग्जाम की तो जो ऐड है वो शायद 1-2 दिन में आने वाली है। कौन कौन से एग्जाम्स लाइक? उसमें IAS, ठीक है, PCS, ठीक है, इसमें HS, ये हाँ, बैंकिंग तीसरा, ठीक है, नीट, मेडिकल एंड JEE तीसरा, एंड बैंकिंग चौथा। ओके। सो इसकी तैयारी जो है वो करवाने जा रहे हैं, और अभी हम इस प्रोसेस में ही हैं। मुझे यूनिवर्सिटी में तकरीबन 9 महीने का समय होने वाला है। तो क्योंकि मैं खुद कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से जुड़ा रहा बड़े समय तक, तो जब उस जो वो प्री एग्जामिनेशन कोचिंग सेंटर है, जब उसके डायरेक्टर साहब प्रोफेसर उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा एक अच्छी एजेंसी को लेके आते हैं जो एजेंसी अच्छे से बच्चों को कोचिंग दे दे। सो अब हम एक टेंडर जिसको हम RFP कहते हैं उसको फ्लोट करने की तैयारी में है, एंड उस पर वी आर ट्राइंग कि हम दिल्ली से या जो भी जगह है जहाँ कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी होती है वहाँ से कोई अच्छी अकेडमी आए, वो बच्चे को ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ पे तैयार करें, सो दैट वो बच्चे जो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। दिल्ली इज अ वेरी एक्सपेंसिव। हाँ एग्जैक्टली। बहुत वर्ष पहले जब मैं दिल्ली जाता था तो दिल्ली में 1 महीने का खर्चा तकरीबन 5,000 रुपये था, जिसमें एक 25 गज का कमरा जो है वो 2,000 रुपये में मिलता था। अभी आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4-5 से। मैं आज से कुछ 4 वर्ष पहले दिल्ली गया, और जिस जगह मैं दिल्ली में रहता था मैं वहाँ गया देखने सिर्फ कि आज वहाँ क्या स्थिति है। तो एक भैया जो जिस मकान में मैं रहता था उसमें नीचे चाउमीन की दुकान चलाते थे, उत्तराखंड के रहने वाले। तो मैं उस शॉप इनको मिल गया, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, कह रहे भैया आप तो 20 साल पहले यहाँ पे रहते थे, तैयारी करते थे, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा भैया इस कमरे का किराया कितना हो गया? उसने बोला भैया 15,000। एग्जैक्टली। मैं जब छोड़ के आया तब मैं 3500 रुपये किराया देता। अब वो किराया जो है वो 15,000 है। तो यू करेक्ट, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो हर बच्चे के बस में शायद दिल्ली जाना, तो हमारी कोशिश है यूनिवर्सिटी में कि ये जो मेन एग्जाम्स हैं, इन एग्जाम तो बहुत सारे आप हर एक की तैयारी नहीं करवा सकते, तो इनके लिए एक अच्छी कोचिंग एकेडमी को लाया जाए और या फिर अच्छे टीचर एंगेज किए जाए जो बच्चों को यहाँ फैसिलिटी दे दें। तो दिस इज वन स्टेप जहाँ पे यूनिवर्सिटी अपने प्राइमरी रोल से आगे जाके यूनिवर्सिटी ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट एंड टू गेट देम कॉम्पिटिटिव। तो मतलब हिमाचल के बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है ये कि हिमाचल के बच्चों को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली वाले यहाँ आ रहे हैं। करेक्ट, हमारी कोशिश है, और हम मुझे लगता है हम अगले 2 महीने में वी विल एबल टू स्टार्ट द बैच। हाँ, अच्छा कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इससे लाभ उठाया हो और जॉब में गए हो? जो पिछला बैच था जब तक वो खत्म हुआ तब उसके बाद ही मैं विश्वविद्यालय पहुंचा, जो उससे पहले जो बैच हुआ था। सो मुझे एग्जैक्टली ऑफ हैंड मेरे पास ये डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब भी कभी रिव्यू बैच हुई तो उसमें मुझे बताया गया कि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे थे जो यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुंचे। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई शायद नहीं हो पाएंगे, और ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो यूपीएससी में बाद में किसी में वो एलाइड सर्विसेज में आ पाए,
या हिमाचल में किसी और सर्विसेज में आ पाए। और पर्टिकुलरली जिन बच्चों ने तो वो नेट और जेआरएफ की कोचिंग ली, उनमें से तो बहुत सारे बच्चे विश्वविद्यालय में जो जेआरएफ की फैसिलिटी वेन कर पा रहे। तो मुझे लगता है शायद सिर्फ यूपीएससी अगर देखूं तो शायद हमारा सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा नहीं भी रहा होगा, लेकिन बाकी जो एग्जाम्स है वहाँ पे भी डन वेरी वेल। सर यूपीएससी के बारे में ऐसा कहा जाता है ना कि एग्ज़ाम क्लियर हो ना हो, बट एक बार ना जीवन में यूपीएससी का पूरा सिलेबस पढ़ो, आपको जानने का मौका मिलेगा चीज़ों को। हाँ, करेक्ट। एक बार आपने यूपीएससी की तैयारी कर ली, एक बड़े दिल्ली में टीचर थे, उसे मेरे साइकोलॉजी की टेकिंग, तो जब वो पहले दिन आए, एंड ही इज अ वेरी वेरी पॉपुलर टीचर, वेरी पॉपुलर एज इन वो दिन में 2 बैच लेते थे, तकरीबन 650 बच्चे, 300-350 बच्चा एक बैच में होता था, कोई सीट खाली नहीं है, लास्ट तक भरा हुआ और जितना भर सकता था, तो वैसे 2 बैच पढ़ाते थे। तो बहुत मशहूर टीचर थे। तो जब वो पहले दिन क्लास में आए, तो जब क्लास में जाने की तैयारी करे थे, पहली क्लास है, तो जो वहाँ पे गेट कीपर टाइप था, उसने कहा भी आराम से जाओ, भगवान के दर्शन सबको हो जाएंगे। जी। क्योंकि पहली लाइन ये थी। और जब वो क्लास में आ गए तो हमने देखा छोटे से नाटे से कद का व्यक्ति पहन के आ गए और पढ़ाई लगे। तो उन्होंने कहा देखो, मैं तुमको ये एश्योर नहीं कर सकता कि तुम सभी लोग आईएएस बन जाओगे। 2 वजह, एक तो मेरा सब्जेक्ट एक ही है, करेक्ट, पेपर तो बहुत सारे चीज़ों के होंगे, दूसरा अगर सब्जेक्ट एक भी होता तब भी हो सकता है तुम सारे ना निकलते। पर एक बात मैं गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि इस कोचिंग को लेने के बाद जो मैं तुमको पढ़ाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। क्या बात, क्या बहुत सही बात है। अब मुझे आज बिल्कुल बात याद आती है कि उन्होंने जितनी सी बातें 3.5 महीने में सिखाई, उससे साइकोलॉजी भी अच्छी थी, मदद भी मिली, यूपीएससी क्वालिफाई भी हुआ, लेकिन जो बातें कुछ साइकोलॉजी के बारे में सीखी, आज वो याद आता है कि अगर उन्होंने ये बात नहीं सिखाई होती तो शायद ये बात ना पता होता। एंड लाइफ इज मच, जिसमें से एक बात उन्होंने बहुत बढ़िया सिखाई, उनका अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल था, बहुत कमाल। मुझे लगता है वो 2.5-3 घंटे की जो क्लास रहती थी, 2.25 घंटे 2.5 घंटा, उस क्लास में मुझे नहीं लगता कि 10-15 सिचुएशनल जोक्स, जो आपको लगता है कि ये इसी जो पढ़ा रहे हैं उसी से जुड़ी बात कहती है, बट वेरी वेरी ह्यूमरस एनेक्डोट होगा, क्विप होगा, जोक होगा। तो उन्होंने एक बात जरूर सिखा दी कि अगर आप पढ़ाएं कभी क्लास में तो बिना ह्यूमर की क्लास चलेगी। एग्जैक्टली। तो ह्यूमर चाहिए आपको क्लास। सर मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बच्चों से बोल रहा हूँ कि आप बहुत लकी हो कि सर आपके साथ हैं, एंड बाकी यूनिवर्सिटीज के बच्चों को ना जेलस महसूस होने वाली है आज इस इंटरव्यू के बाद। doing its best. That's what I've learned in life, at least from the UPSC preparation. So you are very right, Sandeep ji. Once you prepare for UPSC, एक तो आपको दुनिया का पता लग जाएगा दुनिया चल कैसे रही है। बड़े सारे लोगों ने कभी संविधान नहीं पढ़ा होगा, करेक्ट नहीं पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, कैसे चलता है, लोकसभा राज्यसभा क्या होती है। यूपीएससी के आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ना है, जीवन को समझने के लिए पढ़ना है। अब मैं हिमाचल आया हूँ, आप डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं, लाहौल स्पीति की बात कर रहे हैं, उन्हों की बात कर रहे हैं। आप जब बात कर रहे हो तो मेरे माइंड में मैप चल रहा है, तो पता होना चाहिए हमें, ये तो कॉमन सी बातें हैं, है ना सर। इसके साथ साथ एक चीज़ और मेरे मन में आ रही है कि रिसेंटली अभी एसएससी ने ना अपना पैटर्न चेंज किया है, एंड यहाँ के बच्चों को कैसे पता लग पाता है कि पैटर्न चेंज हो गया है? ये आप लोग बताते हैं पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, और जो फैकल्टी मेंबर्स जो आप बता रहे हैं एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, वो कहाँ से आते हैं? आपके यूनिवर्सिटी के ही होते हैं, बाहर के होते हैं? क्योंकि हम 4 डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स को केटर करते हैं। ठीक है। एक तो नेट जेआरएफ वाला एग्जाम, ठीक है, एक बैंकिंग का होगा, एक नीट वाला होगा, एक यूपीएससी वाला, ठीक है, ठीक सर्विस वाला। तो जो फैकल्टी मेंबर है, क्योंकि वो व्यक्ति वही काम कर रहा है समय से, तो आई बिलीव, मतलब आई फर्मली बिलीव कि वो जो फैकल्टी मेंबर है वो जब यही काम कर रहा है तो उसको पता है सिलेबस में क्या क्या चीज़, पिछले 5 वर्षों में सिलेबस कैसे बदल गया, क्या टॉपिक नए ऐड हो गए, क्या माइनस हो गए। सो एक तो संस्थान अपने हिस्से का काम कर रहा है कि जो फैकल्टी मेंबर है, वी ट्राई टू गेट द बेस्ट ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स विद इन द बजट अवेलेबल। अगर आप जो बहुत प्रतिष्ठित संस्थान जो दिल्ली में है, तो शायद एक बच्चे से मुझे लगता है आज के समय में 1.5-2 लाख रुपए जनरल स्टडीज के अकेले, वो तो शायद फिर भी ना आ पाए। बट हम दोनों तरीके के मॉडल पे काम करते, वन टू गेट द इंस्टीट्यूट और दूसरा टू गेट द फैकल्टी मेंबर। उसको कुछ फैकल्टी मेंबर ऐसे हैं जो अदरवाइज अपना समय दे देंगे कि चलो कुछ बच्चों के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो वो अपडेट जो है वो फैकल्टी मेंबर का काम है करना। एक बार जब भी बच्चा आता है तो उसको हम सिलेबस वगैरह देंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उस पर सिलेबस तो रहेगा ही, दूसरा तरीका। और तीसरा, पिछले आप मान के चलिए 5-7 वर्षों में या 10 वर्षों में ये तो हुआ है कि जो वर्ल्ड है ये बहुत कनेक्टेड हो गया है, वो चाहे व्हाट्सएप कह लीजिए, करेक्ट, यूट्यूब है, कुछ भी है। तो आप अभी यूट्यूब पे जाके लिखिए, आपको हर चीज़ का वीडियो मिल जाएगा, किसी भी चीज़ का वीडियो मुझे लगता है मिल जाएगा। करेक्ट है, आप जो भी ढूंढना चाहते हैं। अगर मैं ये भी ढूंढना चाहता हूँ कि माइक यहाँ पे लगा, ये माइक कैसे बनता है, मुझे लगता है इसका भी वीडियो मिल जाएगा, कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, फोन कैसे ठीक करे, ये वीडियो मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा। संदीप शर्मा मैथ सर्च करेंगे वही मिल जाएगा। आपकी संस्था का मिल जाएगा, करियर में भी मिल जाएगा, तो मुझे मिल सकता है। तो बच्चे खुद भी बहुत ज़्यादा अपडेटेड हैं आज के समय में।
तो मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन जो है वो ओवरलोड हो गया भाई। Correct. की कोई कमी नहीं मार्केट करेक्ट में। है, किताबें तो पहले भी होती थी, आज तो बस देखना है कि सही इन्फॉर्मेशन लेनी है। और यही मुझे लगता है आज की डेट में अगर आप जिस प्रकार का संस्थान आप चला रहे हैं करियर विल, जहाँ पे आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, आपकी रीच बहुत ज्यादा है मार्केट में, बहुत लोग आपसे जुड़े हुए हैं। असली मुझे लगता है जो समस्या है वो पहली जो समस्या है वो यही है कि सही मटेरियल है क्या, क्योंकि मटेरियल बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो सही मटेरियल है क्या पहली समस्या। व्हाट्सएप पे आप देखिए 1000 बुक की जो एक किताब है वो शायद 1-1.5 MB के अंदर आपको PDF, हाँ करेक्ट। उसको डाउनलोड कर लीजिए। बड़ी सारी किताबें आपको मिल जाती जो मेरे समय में नहीं मिलती थी, लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, फोटोस्टैट करवा के लाने पड़ेंगे। फिर मुझे याद है IIP एक संस्थान है दिल्ली ITO के नजदीक, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा प्रीमियर संस्थान है, करेक्ट। तो उसकी मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप जाके ली, वो भी आसानी से मेंबरशिप देते नहीं, सिर्फ इसीलिए कि वहाँ पे लोक प्रशासन की किताबें मिलती जो कि मेरा एक विषय था। तो वहाँ पे जाके आप उन किताबों को ढूंढेंगे तो फिर फोटोस्टैट करवा के लेके आओगे। आज आपको सब कुछ नेट पर मिल जाता है, तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, चाहे गुरु हो, चाहे मेंटर हो, चाहे कोचिंग एकेडमी हो। द बिगर क्वेश्चन इज कि पढ़ना कितना जैसा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अंडर द सन आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें पढ़ने के लिए एक जीवन कम है। सिलेक्टिव स्टडी मस्ट है। वो टीचर, अच्छे मेंटर का काम पहले तो ये रिस्ट्रिक्ट कर दे कि इतना जैसा पढ़ना है, और दूसरा अब ये जो पढ़ना है इसमें है क्या अंदर लिखा हुआ, ये चीज है क्या, वो मैं तुमको समझा देता हूँ। सही डायरेक्शन में अगर बच्चा पढ़ता है तभी मेहनत कामयाब होती है उसकी ना। सर किताबों के बारे में आपने बात की, किताबें होती तो ज़मीन पर हैं लेकिन इंसान को ऊपर ले जाने का काम करती हैं डेफिनेटली। एंड वो कहते हैं ना कि आपके पैरों में एक बार को जूते हो ना हो लेकिन हाथों में किताब होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह के कुछ कॉम्पिटिटिव बुक्स को लेकर कुछ लाइब्रेरी का भी प्रोविज़न है यहाँ पे। हिमाचल में इन जनरल पिछले कुछ वर्षों में अगर मैं देखूं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी या कुछ सब डिवीजन लेवल पे भी कुछ लाइब्रेरीज के ऊपर बहुत सारे अधिकारियों ने काम किया। स्टेट गवर्नमेंट की कुछ लाइब्रेरीज तो पहले से ही थी, जैसे नाहन में एक लाइब्रेरी थी, शिमला डिस्ट्रिक्ट में 2 लाइब्रेरीज थी, तो ऐसे कुछ जिलों में लाइब्रेरीज पहले से ही थी। लेकिन वो लाइब्रेरी शायद वो ट्रेडिशनल टाइप की लाइब्रेरी थी जहाँ पे आपको कुछ किताबें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मिल जाएंगी और बाकी आपको नॉर्मल लिटरेचर की किताबें करेक्ट मिल जाती थी। तो अब पिछले कुछ वर्षों से बहुत सारे अधिकारियों ने अलग अलग जिलों में इस पे काम किया, और जैसे कुल्लू में एक बड़ी मशहूर लाइब्रेरी थी है रादर, जहाँ पे बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, सुबह आ जाते हैं और वो बच्चे खुद ही उसको मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, ओके। वो किताबों की जिम्मेवारी बच्चों पे ही है, ओके। तो कोई भी बच्चा जो निकल जाता है वो अपनी किताब दे जाता है या कोई डोनेट कर जाता है, तो बच्चे उसको खुद रन कर रहे हैं लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी ज्यादा घंटे चलती है। जो वहाँ पे सरकारी केयर टेकर वो तो शायद 10 से 5 काम करता हो। अच्छा, जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं वो अपनी किताबें भी वहाँ पे डोनेट करके चले जाते हैं। क्या बात है। और जो वहाँ बच्चे बैठे हैं वही बच्चे उस लाइब्रेरी को मैनेज कर रहे हैं। वाओ। ऑफ आवर्स 5 बजे के बाद लाइब्रेरी जब सुबह खुल जाएगी, तो वैसा चल रहा है। तो वैसा लाइब्रेरीज हिमाचल में बहुत सारी जगह चल रही है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और जो HP यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है वहाँ पे वी हैव अ वेरी बिग लाइब्रेरी, 6 फ्लोर की लाइब्रेरी है, उसमें से नॉर्मली 5-6 फ्लोर तो वो हैं जो एकेडमिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड है, और एक जो मेन जो जनरल सेक्शन वहाँ पे बच्चे, अगर मैं वैसे देखूँ, मैं खुद वहाँ बहुत साल पढ़ा, तो वहाँ पे मुझे लगता है किसी भी समय आप जाएं तो उस एक ही सेक्शन में कुछ मुझे लगता है 400-500 बच्चा तो हमेशा ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बैठा हुआ है। और फिर क्योंकि लाइब्रेरी का फिर एक समय रहेगा, वहाँ किताबें हैं, मैगजीन्स हैं, और एक 24 आवर सेक्शन है लाइब्रेरी का जो रात भर खुला है। कोई अब मुझे ऐसा बताते हैं, मुझे तो अवसर नहीं मिला क्योंकि शिमला का रहने वाला था, तो जो लोग हॉस्टल के आसपास रहते हैं लोग कहते हैं लोग रात को या बच्चे रात को 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते हैं 3 बजे तक पढ़ के फिर वहाँ से चले जाते हैं रात को, और फिर सुबह 9-10 बजे फिर पहुँच जाते हैं। तो कल्चर भी है सर। इतना अच्छा एनवायरनमेंट बनाया हुआ, मुझे तो लग रहा है आगे जितनी भी वैकेंसीज आने वाली हैं और पीछे निकल चुकी हैं उनमें बहुत बड़ा जो पार्ट है हिमाचल प्रदेश के बच्चों का रहने वाला है। यहाँ पे संदीप जी मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्शन वाली जो आपने भी बात की, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो जो सिर्फ मेहनत है वो अगर दिशाहीन है तो फिर ज्यादा काम की नहीं है। कई बार बच्चे पूछते भी मुझसे कि क्योंकि हम तो संस्थान चला रहे हैं कि सर मैं सेल्फ स्टडी करूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या? हो जाता है, सेल्फ स्टडी से नो डाउट सिलेक्शन होता है, बट इट टेक्स टाइम। हम चौराहे पे खड़े हैं, इधर जा रहे हैं, तब हम एनालाइज करें कि कौन से रास्ते पे जाना है। टीचर आपको बताता है हाथ पकड़ के भाई आ जाना है। तो टीचर का तो खैर इंपॉर्टेंट रोल रहता ही है। संदीप जी, इतने वर्षों में जब तक मैंने खुद कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की, मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है इस पे मत दूसरा भी हो कि आपकी जो सक्सेस है उस पर 3 फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। एक फैक्टर है हार्डवर्क, ठीक है, उसके बिना तो काम होने से रहा, लेकिन अकेला हार्डवर्क कुछ कर नहीं पाएगा। आपने भी चौराहे वाला एग्जाम्पल,
दूसरा फैक्टर है स्ट्रैटेजी, ये है वो डायरेक्शन, स्ट्रैटेजी, ये है वो कि कितना मटेरियल पढ़ना है कितना नहीं, हाँ, ये है वो कि आंसर किस तरीके से लिखना है, कौन से क्वेश्चन पहले लेने हैं कौन से बाद में लेने हैं, रिवीजन कैसे करना है, पेपर से ठीक पहले क्या पढ़ना है, हाँ, ये है वो पार्ट स्ट्रैटेजी। और तीसरा पार्ट है जिसपे हम सब के बड़े अलग अलग मत हो सकते हैं, वो है लक। तो स्ट्रैटेजी, हार्ड वर्क, लक। तो अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट मिसिंग है तो या तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना आप कर सकते थे, और उसका मतलब कुछ भी हो सकता है, आप आईएएस बनने थे पीसीएस बन गए, पीसीएस बनने थे एसएससी बन गए, एसएससी जाने थे उससे नीचे कोई नौकरी कर, या ये भी हो सकता है कि आप सिस्टम के बाहर ही रह गए। आप सिस्टम आपने सर लक की बात की ना, तो जब कैंडिडेट के दिमाग में लक के बारे में आता है यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, वो डिमोटिवेट भी करती है। कैसे बता है हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि लक का कितना परसेंट रोल रहता होगा, मतलब कितना रोल रहता है? नॉट इन परसेंटेज, मैं मैथ्स के टीचर हूँ तो परसेंटेज बार बार बोल देता हूँ। देखो मेरा संदीप जी मुझे लगता है कि मतलब मेरी फिलोसॉफी रही है, एंड मैं आपको बड़ी छोटी सी बात बताऊं कि मैंने जितने एग्जाम दिए, फिर आई विल से लकीली इट हैज हैपेंड कि मैं किसी एग्जाम में कभी फेल नहीं हुआ। क्या बात है, मैंने 13 ही एग्जाम दिए जीवन में कॉम्पिटिटिव, और 13 में मुझे सफलता प्राप्त हुई। क्या बात। तो कम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि पेपर दिया और फेल। जी ये जरूर हुआ कि भाई बनना आईएएस चाहते थे लेकिन रैंक 421 आया, कस्टमर सेंट्रल एक्साइज में आईएएस नहीं मिला, लेकिन पेपर क्वालिफाई हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा तो इस फिलॉसफी बड़ा विश्वास है कि ये जो मैंने 3 फैक्टर की बात की, लक, हार्ड वर्क, स्ट्रैटेजी एंड लक, मेरा तो ऐसा मानना है कि तीनों इक्वल चाहिए आपके पास। अच्छा, 2 फैक्टर का आपको पता होता है, हार्ड वर्क और स्ट्रैटेजी के लिए आप अच्छा टीचर ढूंढते हो, अच्छा मेंटर ढूंढते हो, या आप जैसा कोई ऐप ढूंढते हो जो ऐप पे आपको बता दे, जहाँ पे वो लोग जिन्होंने जिंदगी इसमें लगा दी, 10 साल 20 साल लगा दिए, वो आपको सही गाइड कर देंगे। उनका क्या स्वार्थ है आपको गलत गाइड करने। तो और जो लोग तो आउट ऑफ फ्री विल कर रहे हैं, आउट ऑफ वॉल्यूशन कर रहे हैं कि समाज को कुछ दे सके, वो तो उसका तो कोई मकसद ही नहीं हो सकता, वो तो इसी मकसद में कि बच्चे निकल, क्योंकि लोगों के मन में बड़े सारे संशय है। लेकिन हमारे हाथ में तो 2 ही चीजें हैं, तीसरा हमारे हाथ में उसके बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है, उसको मैं सोचना भी नहीं चाहिए। अब वो जो है सो है। अब अगर किस्मत में एक तो मतलब जो एस्ट्रोलॉजी है कोई विश्वास करे ना, एस्ट्रोलॉजी को विश्वास करे ना, तो जो भाग्य में है सो है। आप पहले तीसरे के चक्कर में पहले 2 को तो मत छोड़ो। अगर मैं ऐसे ही मान लूं कि तीनों इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं तो 33% के चक्कर में 66। मैं भी जब गवर्नमेंट जॉब में गया था तो ऐसा माइंडसेट होता है ना हम लोगों का कि हम गवर्नमेंट जॉब में चले गए, अब तो लाइफ यहीं पे बीतने वाली है। तो मैं गवर्नमेंट जॉब में चला गया, 4-5 साल के बाद वापस टीचिंग में आ गया। तो नहीं पता होता, डेस्टिनी तो है, आप कहाँ जाएंगे ये बड़ा कुछ आपकी डेस्टिनी तय करिए आप किस दिशा में जाएंगे, और आप लगे रहिए। जब मैं स्कूल में टीचर लग गया था, वो भी एक सरकारी नौकरी थी, वो अलग बात है, शायद उस समय की बात है, ये 2006 की बात है। तो पहली तनख्वाह कुछ मिली थी शायद 9300 रुपए के आसपास, 18 रुपए। तो बैचलर था, उम्र भी कम थी, 23 साल की उम्र थी, तो मुझे लगा बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम है। मतलब ठीक है, 9300 रुपए ये तनख्वाह भी कुछ दिन की थी क्योंकि लेट ज्वाइन हुआ था महीने में। तो मतलब बाद में जब मैंने आखिरी बार वहां से छोड़ा 1 साल बाद, तो तनख्वाह कुछ 12,000 रुपए के आसपास। 12,000 रुपए ठीक थे उस समय। और वही टीचर आज जब स्कूल में नौकरी लगता है तो शायद कुछ 45,000 रुपए के आसपास, जो हिमाचल जैसी जगह में जहाँ खर्चे पहुंचा दे तो ठीक लगता है। तो वैसे भी सोचा जा सकता था कि ठीक है अब टीचर लग गए हैं, अब यहीं से इसके बाद अभी टीजीटी है, तो फिर +1 +2 में पीजीटी है जिसको लेक्चर कहते हैं, वो लग जाएंगे, वहां से कुछ और देख लेंगे। पर मेहनत करने लगे रहे, आप चलता रहा, पढ़ाई चलती रही, तो फिर शायद डेस्टिनी वैसी थी कि आप यहाँ से कहीं आगे जाएंगे, आगे पहुंच गए। तो कार्यक्रम आज भी चल रहा है, हो सकता है कहीं ऐसा आगे भी कहना चाहूँ। सर, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है तो बहुत खूबसूरत है ना, और आपने बताया कि ये काम कर रहे हैं, कोई ऐसी चैलेंजेस भी हैं जिसको फेस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में, और उस पर कुछ काम कर रहे हैं उसके लिए? हर जो भी हिल एरियाज है वहाँ पे एक पहला चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके। किसी भी, मुझे लगता है जो भी पहाड़ी इलाकों में जो जगह है ना, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा चैलेंज है। हम जिस जगह बैठे हुए हैं यहाँ पे, जितना सा हम यहाँ पे लॉन देख पा रहे हैं शिमला में, बिकॉज मुझे कुछ समय पर्यटन विभाग में भी मैंने काम किया है, तो जो ये होटल इंडस्ट्री, इनसे मेरा वास्ता पड़ा। तो इतनी सी फैसिलिटी, इतने से बेसिक लॉन भी शायद मुझे लगता है शिमला में 5 होटल के पास भी ना हो शहर के अंदर। तो जबकि अगर आप यही ऐसा ही फैसिलिटी अगर आप कहीं समतल इलाके में देखें, प्लेन में, तो ऐसी कोई कमी नहीं होगी। हाँ, बहुत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहली प्रॉब्लम है यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, और अगर एजुकेशन को इन टोटलिटी देखें तो इट इज जस्ट नॉट अबाउट बुक्स, इट इज अबाउट मेनी अदर थिंग्स। आप कभी किसी विदेश के विश्वविद्यालय में अप्लाई कीजिए एजुकेशन के लिए,
तो वो एजुकेशन का जो पार्ट है वो एक पार्ट है। हाँ, उसके अलावा आपसे बहुत कुछ पूछेंगे कि आप इसके अलावा क्या करते हैं, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर क्या है, सोसाइटी के लिए कितना काम कर रहे हैं, कितने एनजीओ के मेंबर हो, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि अगर आप एज अ ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में टोटल देखता मैं पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो मेरा काम इतना ही नहीं कि मैंने 4-10 किताबें पढ़ ली और मैंने खुद को एनरिच कर दिया, सोसाइटी के लिए क्या किया, व्हाट इज दैट यू गिवन बैक टू। करेक्ट। तो उस पर्सपेक्टिव से देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद जो बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं वो बच्चे रिसर्च कितनी अच्छी कर पा रहे हैं या इनको हम कितनी अच्छी फैसिलिटी दे पाते हैं, कारण बहुत सारे होंगे। तो उनकी रिसर्च कितनी अच्छी है बच्चों की, वो रिसर्च ग्लोबली रिकॉग्नाइज होती है या नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज होती है कि नहीं हो पाती, वो एक दूसरा बड़ा शॉर्ट में चैलेंज कहूँगा। आई डोंट नो कि कितना अच्छा कर पा रहे हैं, बट वो चैलेंज अपना में बहुत बड़ा है। और फिर उसके बाद तीसरा है कि जो बच्चे यहाँ से निकल पा रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट कितने को मिल पा रहे हैं, क्या हम उस लेवल के बच्चे तैयार कर पा रहे हैं, वो चाहे एकेडमिकली हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्या उस लेवल के बच्चे तैयार हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। और फिर अंत में एक चैलेंज तो शायद मुझे लगता है पूरे समाज के लिए हर एजुकेशन में या हर सेक्टर में है कि एज ह्यूमन बीइंग हम कितने अच्छे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो वो चौथा चैलेंज तो शायद बड़ा एक मेटा लेवल का चैलेंज है, पर जो पहले 3 है वो मुझे लगता है वो यूनिवर्सिटी के लिए एक चैलेंज है यहाँ पे कि हाउ डू यू इंप्रूव। सर किसी भी यूनिवर्सिटी को टॉप रैंक पे लाने के लिए कोई एक ऐसी चीज जो होनी ही चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी को टॉप रैंक को लाने के लिए, परसूट फॉर एक्सीलेंस। ओके, इसके बिना कुछ नहीं, वो हर चीज में है। गो बैक टू 3 इडियट्स, सफलता के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। सो मुझे लगता है जो परसूट ऑफ एक्सीलेंस है ना वो हर क्षेत्र में है। दिस इज ये मैंने 4 दशक की जीवन जी लिया है और 4 दशक के जीवन में मैंने आपको ये बात बड़े दृढ़ता के साथ आपको कह सकता हूँ कि अगर आप एक्सीलेंस पे नहीं जा सकते, सो आप तो खुद टीचिंग से जुड़ रहे हैं, अगर आपके पास एक्सीलेंस नहीं है ना पढ़ाने में, बच्चे ने सवाल पूछा, आपने उस बच्चे को पहले एक जवाब दिया, बच्चा नहीं समझ पाया, आपने उस बच्चे को दूसरे तरीके से समझाया, तीसरे चौथे तरीके के बच्चा कहता सर अब समझ पाया, ये एक्सीलेंस है कि तू जिस भाषा में समझना चाह रहा था मैंने तुझे उसी भाषा में समझाया, इस तरीके से तू समझ। और जो बड़े अच्छे टीचर हैं आप देखोगे, मेरे भी बड़े अच्छे टीचर से वास्ता पड़ा, आप खुद अपने आप में टीचर हैं, ये एक्सीलेंस का एक एग्जाम्पल है। तो मुझे लगता है यूनिवर्सिटी में चाहे वो रजिस्ट्रार हो, बच्चा हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एक प्रोफेसर हो, जब तक वो एक्सीलेंस की परसूट नहीं है, टीचर है तो एक्सीलेंट टीचर बन जाए। मतलब यूनिवर्सिटी से बेहतर या यूनिवर्सिटी से ज्यादा ऊंचा संस्थान तो कोई भी नहीं। अगर शहर में किसी बच्चे के मन में कोई सवाल आए और उसको लगता है कि इस विषय के सवाल का जवाब कहाँ ढूंढूं, मुझे लगता है उसको सीधा समरी जाना चाहिए। ये हमारे प्रदेश की सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और यह सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित संस्थान है। उस विषय के टीचर को पकड़े और जाके बोले ये सवाल नहीं आया, टीचर उसको बिठाए, हाथ में कापी पहन ले और बोले ये लो, और 5 मिनट में जाके बच्चा कहे कि सर समझ में, जो मन में द्वंद था वो आपने क्लियर हो गया। तो अगर इस तरीके की एक्सीलेंस हर एक व्यक्ति कर सके तो फिर मुझे लगता है संस्थान को ग्रोथ में कोई नहीं रोक सकता। पर कितना हम कर पाते होंगे। सर वैसे समय थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका है, और लेकिन आपसे बात करना इतना अच्छा लग रहा है कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपसे ले लें ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। एंड सर स्किल एनहांसमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम्स चला रहे हैं यूनिवर्सिटी में? स्किल एनहांसमेंट इनफैक्ट अब पिछले मुझे लगता है कुछ आप मान के चलिए 2013-14 के आसपास से, रफली 2014 से तो पर्टिकुलरली है कि अब स्किल पे भारत सरकार भी बहुत ज़्यादा काम। हाँ करेक्ट। स्कूल्स में वोकेशनल एजुकेशन जो है वो एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया हुआ है। एक पूरी फंडिंग भारत सरकार वोकेशनल एजुकेशन पे दे रही है। हायर एजुकेशन में वोकेशनल बी वॉक करके कोर्सेज हैं, बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज, वो कोर्सेज भी चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी में भी स्किल के एड ऑन कोर्सेज, जो आपके मेन कोर्स के साथ और कोर्सेज हैं, तो बड़े सारे कोर्सेज जो आपके स्किल पे काम कर रहे हैं। और अगर आप स्किल का सिनेरियो वैसे ही देखें तो हमारी जो एम्प्लॉयबिलिटी वो बहुत पुअर है। ऐसा मैंने कभी कुछ वर्ष पहले आंकड़ा पढ़ा था कि भारत में हर साल कुछ 10 या 15 लाख इंजीनियर प्रोड्यूस होते हैं और उस इंजीनियर्स में से शायद 20% भी जो है वो एम्प्लॉयबल नहीं है। उनके स्किल्स बहुत पुअर हैं बच्चों के। अब वो चाहे बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, चाहे संस्थान ने नहीं पढ़ाया, जो भी कहानी रही होगी, तो वो एक इशू है। पिछले कुछ समय से भारत सरकार ने इस पर काम भी किया है, यूनिवर्सिटी भी इस पर काम कर रही है कि बच्चों को एडिशनल स्किल्स जो है वो दिए जाए। तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि शायद अभी भी हम उस माइंडसेट से बाहर नहीं आ पाए कि जो यूपीएससी, पीसीएस इस एग्जाम की तैयारी करनी है, बिकॉज हमारे मन में ना अभी भी वो वैसी ही धारणा है। अच्छी जॉब का मतलब एक बड़ी गाड़ी, बीएसओ जबकि ये सिर्फ एक जॉब है। अगर आप इसके लिए कटआउट हैं तो ठीक है, अगर आप इसके लिए कटआउट नहीं है तो आप जीवन में और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। और दुनिया में वही लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं जो आईएएस है या बाकी इस तरीके किसी भी सरकारी जॉब में, कई लोग इसके बाहर रह के बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो स्किल सेट एनहांस होना बहुत जरूरी है।
विदेशों में बहुत सारी कंट्री ऐसी, फॉर एग्जांपल चाइना एक कंट्री है, अगर आप उनका स्किल सेट का बेस देखिए एज अ करिकुलम इन द कंट्री, तो इट इज़ वेरी गुड। सो हम शायद वहाँ पे भी इतना अच्छा नहीं कर पाए, बट यूनिवर्सिटी या फिर इन जनरल द स्कूल्स या एजुकेशन इन जनरल, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन स्किल। बट मुझे अभी भी लगता है, बिकॉज स्किल सेक्टर में मैंने काम भी किया है कुछ समय, दैट वी आर स्टिल आई थिंक माइल्स अवे। बट ये भी है कि एक जर्नी शुरू किए तो वक्त लगेगा। सही बात। यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो वर्किंग ऑन वोकेशनल एजुकेशन, but the type of vocational education that we deliver, the skill set that we are able to inculcate in the student, and the employment perspective या जो employment potential हम generate कर पाएंगे, ये तीनों बातें जो है ना, मुझे लगता भी we are in the niche stage। तो सर अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं यूनिवर्सिटी को? अभी यूनिवर्सिटी जो है वो NAC A ग्रेड है। ठीक है। NAC A ग्रेड से ऊपर NAC A+ है और A++ है, जिसको कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं पुरानी ग्रेडिंग की बात करूं तो आई विल बी वेरी डिलाइटेड। उस समय मैं तो शायद इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा हो ना हो, बट आई विल बी वेरी, बिकॉज मेरा तो अल्मा माटर भी यही यूनिवर्सिटी। तो मुझे लगता है कि अगर हम कहीं NAC A++ ग्रेड में आ जाएं, विच इज़ द हाईएस्ट ग्रेड एज पर द ओल्ड टर्मिनोलॉजी, तो अगर हम उस A++ वाला रैंक ले पाएं तो आई थिंक नथिंग बेटर देन। सर अब मेरे पास आज मौका है तो मैं कोई मौका छोड़ूंगा नहीं। सर जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो उसी में रजिस्ट्रार लग जाए तो कैसा फील आता है? इट इज एक्चुअली दो तरीके की चीजें हैं। एक तो आपको बहुत सारे लोग जानते हैं जिनके जब आप स्टूडेंट थे तो लाइब्रेरी में किसी मतलब आप वहीं बैठे, वो बस का ड्राइवर भी आपको जानता है जिस बस में आप आए। बड़ा अच्छा सा किस्सा हुआ यूनिवर्सिटी में। एक दिन जो यूनिवर्सिटी के अपनी 6 बसेज है जो बच्चों को शहर के अंदर से लेके आती है और शाम को छोड़ती है। ठीक। एक मतलब कुछ बसेज तो रूटीन की है, जैसे 10 बजे जाएगी, 5 बजे जाएगी, और एक बस शाम को 8 बजे भी जाती है, जो बच्चों को, जो लेट सीटिंग वाले उनको शहर का एक चक्कर लगा के छोड़ती है। तो ऐसी कुछ ड्राइवर से बात हो रही थी। शाम को 8 बजे तक बैठने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, 30, 40, 50 बच्चा जो बैठता है। तो एक दिन एक ड्राइवर बस के आए, तो मैंने उन ड्राइवर को देखा तो पहचान लिया कि ड्राइवर तो मेरे समय में थे, बट बात 20 साल पुरानी थी। तो मैंने उन ड्राइवर को देख के बोला कि उस्ताद जी आप कौन सी बस चला रहे हैं आजकल? तो उन्होंने बस कहा है, बसों के नाम है, हाँ। नीला, अलकनंदा, हाँ लिखा हुआ था, चैतन्य, ऐसे बसेस के नाम। तो मैंने कहा उस्ताद जी आप आजकल कौन सी बस चला रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि सर मैं वो वाली बस चला रहा हूँ। मैंने कहा उस्ताद जी आपकी बस के साथ ना बड़ी यादें जुड़ी है। उसने कहा हाँ सर आप बस बहुत बजाते थे। बजाते मतलब जब आप शाम को जाते हो तो बस में बच्चे गाना वाना स्टूडेंट बहुत बजाते थे। उनसे कहा ये भी देखो इसको एक याद है कि वो रजिस्ट्रार, इसके मन में आज भी वही छवि गई, तो बस बजाने वाला रजिस्ट्रार है। तो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस की। तो कभी अपनी क्लासरूम में जाते हैं यादों को ताजा करने के लिए? सुन तो बहुत बार चला गया बच्चों को। अच्छा। बहुत बार चला गया बच्चों को पढ़ाने। जब यहाँ से निकल गया था तो सर्विस में आ गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं था, तब भी क्लासरूम में पढ़ाने जाता था। जो मेरी गाइड थी PhD की, वो उस समय चेयरपर्सन थी, इनफैक्ट वो आज भी चेयरपर्सन, और उनके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेयरपर्सन के अलावा। तो जब वो थी तो बहुत बार बुला भी लेती थी कि तुम आ जाओ, तुमको पढ़ाने का शौक है, क्योंकि तुम एक बार टीचर भी रहे हो। तो जैसे आप फोर्सेज में रहे तो मैं एक बार टीचर रहा तो पढ़ाने वाला शौक, क्लास में जाना हुआ, बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी हुआ, बच्चों के बड़े सारे सवाल भी थे, किसी का टीचिंग को, किसी का रजिस्ट्रार। सो वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। और एक बड़ा चैलेंज मैं देखता हूँ कि अगर जितना सा टेन्योर मेरे पास यूनिवर्सिटी का है 9 महीने होगा, जितना भी इसके अलावा टेन्योर है, उसमें अगर मैं कुछ चीजें भी अच्छी कर पाऊँ, मैं कहीं जैसे अभी हम वी आर वर्किंग ऑन वन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम फॉर द यूनिवर्सिटी, कि इतना ज्यादा ऑटोमेट कर दिया जाए सिस्टम, क्योंकि बच्चों को यूनिवर्सिटी आने की आवश्यकता ना पड़े एक्सेप्ट फॉर एकेडमिक पर्पस। उसके अलावा जो काम है सारे बच्चों का एक क्लिक पे हो जाए। वर्ल्ड इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन। अभी हम उस पर काम करें, कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वो मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक मैं वो काम कंप्लीट करके चला जाऊँ। और अगर कुछ चीजें क्लासरूम में कुछ चीजें अच्छी कर पाऊँ बच्चों के लिए, एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट, तो आई विल बी वेरी सैटिस्फाइड। क्या बात, क्या बात, अच्छा करके चला, क्या बात। सर वैसे यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो आपको एक अलग रूप में देखते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आज मेरे पास मौका है तो सर कोई गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अलग अलग स्टेजेस में आपको जीवन में अलग अलग गाने याद आते हैं, है ना? सो व्हेन यू आर अ टीनेजर यू लव डिफरेंट सॉन्ग्स। करेक्ट। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते तो फिर आपको, है ना, उसका आपको अलग गाने याद आते हैं। बट आई थिंक जब वी मेट इज वन मूवी के सॉन्ग्स आर समथिंग व्हिच आई रियली लव लिसनिंग टू। इस बार यूनिवर्सिटी में फेस्ट होगा ना तो ये वाले गाने चलवाएंगे पक्का। डेडिकेटेड टू ये, और अब तो वैसे ही पता चल जाएगा जब बच्चे इस इंटरव्यू को देखेंगे। I hope some of them see it and some of them find value in this interview, because I also wish कि जो बच्चे आज की डेट में तैयारी कर रहे हैं, बहुत समय पहले मैंने भी यही काम किया है,
जब आप तैयारी कर रहे होते तो आपको कुछ क्लैरिटी जैसी नहीं होती इन द सेंस कि मैं जीवन में क्या कर पाऊंगा। क्लैरिटी तो होगी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, पर कहाँ बहुत अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आपको इंडिपेंडेंट भी बनना है, पेरेंट्स का प्रेशर भी है और भी बड़ी सारी चीजें हैं। तो उन सब के बीच में अगर बच्चे कहीं पर इफ दिस पॉडकास्ट हेल्प्स देम, थोड़ा भी अगर कुछ डेफिनेटली धुंधलापन दूर हो जाए, मुझे लगेगा कि आज का जो वक्त था सर आपके जीवन का कोई एक ऐसा टीचर जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो और उसकी बातों को लेकर आप चल रहे हैं? वो साइकोलॉजी के टीचर, मैंने कहा मुझे लगा कि उन्होंने जीवन बदल दिया, क्या सोचने का तरीका बदल दिया लाइफ में। जब उन्होंने पहले दिन कहा कि मैं ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि तुम सब IAS बन जाओ, जिंदगी बदल जाएगी इसकी गारंटी है। क्या तो उन्होंने जिस तरीके से पढ़ाया, 2-3 बातें उनसे सीखी। एक बात सीखी कि आपको जो आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, एक बड़ी मशहूर लाइन भी कही जाती है दैट इट इज बेटर टू बी अ फेमस कॉबलर देन एन अननोन डेप्टी कमिश्नर। तो Correct. आप जो भी काम कर रहे हो, हालांकि डेप्टी कमिश्नर तो बहुत बड़ी, आप जो भी काम कर रहे हो उसको इतना अच्छा करो उसमें एकदम शानदार पहचानती हो कि ये व्यक्ति यही काम करता है और इससे बेहतर शायद कोई कर नहीं सकता। एक मुझे बड़ा अच्छा सा भी जोक इस बात पे याद आया कि एक जहाज था, समुद्री जहाज, और वो समुद्री जहाज खराब हो गया। तो खराब हो गया तो जो उसके ओनर थे उन्होंने बड़े सारे मैकेनिक बुलाए, एक आया पर वो जहाज ठीक नहीं हो पाया। तो फिर किसी ने वर्कर ने कहा कि सर एक मैकेनिक को मैं जानता हूँ, तो वो बुजुर्ग सा मैकेनिक है, काफी बूढ़ा है, 60-70 साल का है, तो उसको बड़े वर्ष हो गए इस काम को करते हैं, तो उसको बुलाते हैं सर ठीक है, नहीं थी क्या पता वो ठीक है। तो मालिक ने कहा इतने अच्छे मैकेनिक बुला दिए, इतने बीटेक ये इंजीनियरिंग मरीन इंजीनियरिंग वाले कोई नहीं कर पाए, सर आप बुला के तो देखिए। तो बुला दिया, वो आया, उसने इधर चक्कर लगाया, उसने कहा ठीक है मेरा टूल बॉक्स लाओ। टूल बॉक्स लाया और उसने पहले 15-20 मिनट सारा अच्छे से देखा, ठीक है। और फिर टूल बॉक्स लेके इंजीनियर के पास गया, 2 थोड़े लगाए, जहाज स्टार्ट। भाई दिया सर कमाल कर दिया। तो बोला इससे पूछे पैसे कितने हुए? तो विदेश की कहानी थी, तो उसने कहा $5,000। $5,000 किस बात के $5,000? तो फिर कहा सर ये पैसे इन मांग रहा है, तो आइटमाइज्ड बिल में किस किस चीज के $5,000। तो उस आदमी ने आइटमाइज्ड बिल दिया कि $2 थोड़ा मारने के और $4,998 एक्सपीरियंस। वाओ एक्सपीरियंस मैटर्स। वो थोड़ा कदम है $4,998 इस बात के। वो जो आपकी है, जो आपने इनसे 3 बातें सीखी जो टीचर थे। एक बात ये कि आपने कुछ अच्छा करना तो आपको एक्सीलेंट होना पड़ेगा, ठीक है। मैंने पहले भी कही, यूनिवर्सिटी हो, स्टूडेंट हो, जो परसूट ऑफ एक्सीलेंस है उसको आप छोड़ नहीं पाओगे, वो आपको करना पड़ेगा जीवन में, हर स्तर पे करना पड़ेगा। ये भी एक मिथ्या है कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई एग्जाम क्वालिफाई कर दीजिए तो जीवन यहीं पर रुक गया, नहीं। आप एक बड़ी भारी जनता को छोड़ के सिलेक्टेड लोग आगे अब उनके बीच कंपटीशन है, जो आप एक बैच के उनके बीच कंपटीशन, आपको उनके बीच अच्छा करना है। करेक्ट। अब नेशनल डिफेंस अकेडमी से एक बैच निकलता है बच्चों का, उस बैच में सब थोड़ी एयर चीफ बन जाएंगे, सब थोड़ी आर्मी चीफ बनेंगे, तो वो फिर उसके बाद फिर एक एक्सीलेंस का दौर फिर शुरू होगा, फिर आपको उनके बीच कम्पीट करना। तो एक बात समझ में आई कि जितनी उनको नॉलेज थी अपने सब्जेक्ट की, कोई भी सवाल किसी भी समय पूछ लीजिए, ये नहीं कि जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस पर कहीं से भी पूछ लीजिए, किसी भी समय जो आप तैयार है, इतनी एक्सीलेंस। तो एक बात ये सीखी कि एक्सीलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उस लेवल पे आप तैयारी करनी पड़ेगी, दिस इज वन। दूसरी बात समझ में आई कि जरूरी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर जॉब में रह के अच्छा कर पाएंगे, वो एज अ टीचर शायद ही इज मोर सक्सेसफुल, मोर नोन एंड अर्निंग मोर मनी, जितना कि शायद बाकी नौकरी वाले ना भी कमा पाते होंगे। वो तो आप ही देख रहे हैं, आपकी फील्ड के भी लोग हैं जो करेक्ट। दैट इज सेकंड पार्ट। एंड थर्ड इज जिंदगी जैसी भी रहे, आप जिस फील्ड में है अपना ह्यूमर जिंदा रखिए। क्या बात खुशनुमा रहे, खुशनुमा रही है। तो वो व्यक्ति जो थे वो भी जीवन में IAS बनना चाहते होंगे, नहीं बन पाए, बट देन वो जो भी बने उसमें बहुत खुश है। तो ये 3 बातें ही इज रियली इन्फ्लुएंस्ड मी इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट। सर बहुत अच्छा लगा आज बात करके आपसे, और आप इतना अच्छा कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए, एंड और भी आगे यूनिवर्सिटी को लेकर जाएंगे। वो कहते हैं ना कि नदियों को रोक कर समुंदर नहीं बनता, नदियों को रोक कर समंदर नहीं बनता, जिंदगी में बढ़ाते रहो यूं कदम, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं, एक जीत से कोई सिकंदर। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आज के इस पॉडकास्ट से आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बच्चों के कमेंट्स चाहिए इस वीडियो पे, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स का हम इंतजार भी करेंगे सर। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी आती है तो इसी पॉडकास्ट की रिगार्डिंग आप हमारे और आपके सवालों में से निकाल के बच्चा करता है तो उस पर हम जवाब भी दें। मिलते हैं फिर किसी और बड़ी पर्सनालिटी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।